वातावरण बनाने का प्रयास हुआ। नमस्कार, संसद में आज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे और आखिरी सप्ताह का आज तीसरा दिन है। दोनों सदनों के आज के एजेंडे को जानने का प्रयास करेंगे अपने संवाददाता पवन शर्मा और कृति मिश्रा के माध्यम से। साथ ही एजेंडे पर विशेष चर्चा करेंगे विशेषज्ञ मेहमानों के माध्यम से। डॉक्टर सिकंदर कुमार, सांसद राज्यसभा, हमारे साथ इस समय उपस्थित हैं। सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं दोनों सदनों में मंगलवार को हुए कामकाज पर रिकैप के जरिए। चुनाव सुधारों को लेकर राज्यसभा में 3 दिन हुई चर्चा और मंगलवार को ये पूरी हो गई। चर्चा के आखिरी में नेता सदन जेपी नड्डा ने कांग्रेस सहित विपक्ष पर निर्वाचन आयोग ईवीएम को निशाना बनाकर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। वातावरण बनाने का प्रयास हुआ कि जैसे बहुत बड़ी धांधली हो रही है और आप जैसे जिम्मेवार पार्टी, मुझे तो कभी दुख होता है जयराम जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस रैली कर रही है और उस रैली के शब्दावली वोट चोरी, वोट चोर, वोट चोर, कि इलेक्शन कमीशन की फॉर्मेशन आर्टिकल 324 के तहत हुई और ये संवैधानिक संस्था, इसको इलेक्शन के लिए पावर दिया गया कि ये इलेक्टोरल प्रोसेस को पूरा करे, वोटर का डेफिनेशन तय करे और वोटर लिस्ट को प्रिपेयर करे और समय समय पर वोटर लिस्ट को दुरुस्त करे। ये इलेक्शन कमीशन को पावर दिया गया है। आज एसआईआर पर चर्चा चल रही है। एसआईआर है क्या? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। It is under the constitutional power of the election commission to purify and to rectify the voter list from time and again. ये उसका काम है, ये मैंडेट है उसको। इसलिए ये जो बार बार चर्चा चलती है वोट चोरी, एसआईआर, सबसे पहले तो हम समझ लें, हम यहाँ हो ना हो, आप वहाँ हो ना हो, एसआईआर इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है और ये एसआईआर चलता रहेगा, प्रजातंत्र चलता रहेगा। अब एक बहुत बड़ी बात आती है एसआईआर में, वो है कि हम क्या जो फॉरेन नेशनल्स हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, उनको हम अपने वोटर्स लिस्ट में स्थान दें क्या? अगर हमें प्यूरिफाई करना है तो हमें प्यूरिफाई उसको पूरे लेटर और स्पिरिट में करने की आवश्यकता होगी। इस बीच विपक्ष के विरोध के बीच सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा विधि संशोधन विधेयक 2025 को लोकसभा ने चर्चा के बाद पारित कर दिया। Insurance Act in this country, sir, since it was introduced in 1938, have seen 12 times amendments. From 39, just the next year after it was introduced, since then you have seen 12 times. And I'm saying 2015, there was no amendment even in 2014. So the amendments have had various character, and they are very reflective of the progress that the country is making. And to reflect the requirements, insurance requirement, the act has been since amended. What I would like to highlight from among those various amendments, sir, in 1950 itself, 1950 में एजेंट्स के ऊपर जितने भी हमारे माननीय सदस्यगण बात किए, the first ever change in agents commission was made even in 1950. I'm just trying to say that according to the requirement of the society, important acts such as the insurance get amended and reflect the requirement of the period. What was the 1950 amendment, sir? I'm purposely highlighting. So what if it happened in 50, that many number of years ago? But I'm saying every government has to respond. In 1950, it will be surprising for us to know
Agents commission were reduced. हमें लगता है कि हर बार वो इधर मोदी जी का गवर्नमेंट आ गए हैं, जैसे आप बहुत सारे लोग विदाउट इंफॉर्मेशन बोल देते हैं कि बड़े कॉरपोरेशंस के लिए 50 में एजेंट्स का कमीशन करने वाले मोदी जी की सरकार नहीं जी। समय के अनुसार कुछ अमेंडमेंट्स होते आते हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 को मंगलवार को लोकसभा में पेश कर दिया गया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिल पेश करने का प्रस्ताव किया। विपक्षी सदस्यों ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम यानी मनरेगा के स्थान पर इस विधेयक को लाए जाने का विरोध किया। महात्मा गांधी हमारे दिलों में बसते हैं और माननीय अध्यक्ष जी, महात्मा गांधी जी का, पंडित दीनदयाल जी का ये संकल्प था कि जो सबसे पीछे है, जो सबसे नीचे है, उनका कल्याण सबसे पहले किया जाए। और हम केवल महात्मा गांधी जी को मानते नहीं है, हम महात्मा गांधी जी की भी मानते हैं और उन्हीं के विचारों पर आधारित, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों पर आधारित गरीब कल्याण की कई योजनाएं ये सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चला रही है। और जहां तक मनरेगा का सवाल है, माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस तो यूपीए तो केवल मनरेगा लेके आई थी, लेकिन 2,13,220 करोड़ रुपया यूपीए की सरकार ने मनरेगा पर खर्च किए थे। हमने 8,53,810 करोड़ रुपया गरीबों के कल्याण के लिए खर्च किए और इस योजना को और मजबूत करने की कोशिश की। और आज भी माननीय अध्यक्ष महोदय, तकलीफ क्या है? 100 दिन की गारंटी के बजाय हम 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं। 125 दिन की गारंटी देने का काम कर रहे हैं। और केवल ये गारंटी कोरी नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके लिए 1,51,282 करोड़ से ज्यादा रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके पहले कई रोजगार की योजना आई। एक योजना का नाम था जवाहर रोजगार योजना, बाद में कांग्रेस ने जवाहर रोजगार योजना का नाम बदल दिया। तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान हो गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा संकल्प है गरीब का कल्याण, और इसमें उसी संकल्प को पूरा करने का हमने प्रयत्न किया है। न केवल गरीब का कल्याण, बल्कि उसके साथ गांव का संपूर्ण विकास, जो महात्मा गांधी कहते थे, एक स्वयंपूर्ण गांव, एक स्वावलंबी गांव, एक विकसित गांव का निर्माण, इसका प्रावधान इसमें किया गया है। ये पूरा बिल महात्मा गांधी जी की भावनाओं के अनुरूप है, राम राज की स्थापना के लिए है। वहीं लोकसभा ने पुराने कानूनों को समाप्त करने वाले निरसन और संशोधन विधेयक 2025 को पारित कर दिया। अप्रचलित और पुराने हो चुके 71 कानूनों को समाप्त करने या संशोधित करने के प्रावधान वाले विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक जल्दबाजी में नहीं, सोच विचार करके लाया गया है और विकसित भारत की दिशा में एक बढ़ता कदम है। ये जो आज द रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल है, उसमें हमारे 71 ऐसे कानून हैं जिसमें 6 प्रिंसिपल एक्ट्स है और 65 अमेंडमेंट एक्ट्स है, जिसमें हम रिपीलिंग और संशोधन करने के लिए बिल लेकर के इस मान सदन के समक्ष आए हैं। सर, पिछले 11 सालों में 40,000 से अधिक हमारे कंप्लायंस बर्डन को हमने कम किया है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग को भी सुनिश्चित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मंत्र है कि हमें ईज ऑफ लिविंग की ओर भी तेजी से बढ़ना है। सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच हमारे काम में हमें रखनी है। मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस हमें देना है।
आज क्या कुछ होने वाला है लोकसभा के भीतर जानने का प्रयास करेंगे अपने सहयोगी पवन शर्मा के माध्यम से। पवन, स्वागत है। और आज बहुत ही विशेष दिन है। विशेष दिन इसलिए भी है कि बहुत सारा कार्य सूचीबद्ध है और कल भी बहुत विशेष दिन रहा। जो है विशेष चर्चा हुई सदन के भीतर, विधेयकों के बारे में विधेयक लाए गए। आज क्या कुछ होने वाला है सदन के भीतर? प्रतिबिंब, अगर प्रोडक्टिविटी की बात की जाए, उत्पादकता की, तो लोकसभा में कल 2 बिल पास हुए। जैसा आपने बताया कि एक तो अमेंडिंग और रिपीलिंग बिल जो था 2025 वो पारित हो गया, और उसके साथ ही सबका बीमा सबकी रक्षा से संबंधित जो बिल था, बीमा से संबंधित जो बिल था वो पारित हो गया। तो ये प्रोडक्टिविटी के हिसाब से अच्छा कहा जाएगा। और पिछले 2 हफ्तों से लोकसभा की बात करूँ चाहे राज्यसभा की बात करूँ, अच्छा कामकाज हो रहा है। थोड़ा बहुत मुद्दों को लेकर जो है व्यवधान होता रहता है, पर प्रोडक्टिविटी के लिहाज से बहुत अच्छा हो रहा है। अगर आज की बात करूँ मैं, प्रश्नकाल से शुरुआत होती है लोकसभा में और 20 प्रश्न लिस्टेड रहते हैं, सभी अहम प्रश्न हैं। आज की बात करूं तो रेलवे से जुड़े बहुत सारे प्रश्न हैं। प्रतिबिंब 8 प्रश्न हैं, जो कोयला मंत्रालय उससे जुड़े 3 प्रश्न हैं, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े 2 प्रश्न हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एटॉमिक एनर्जी, कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और माइन से जुड़ा एक प्रश्न है। और ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर मैं बात करूं पहले प्रश्न की, तो अमृत भारत स्टेशन स्कीम, नबाचरण मांझी हैं, मयूरभंज ओडिशा से बीजेपी के सांसद हैं, और साथ में गोदम नागेश हैं, आदिलाबाद बीजेपी के सांसद हैं तेलंगाना से। तो उनका सवाल है कि जो अमृत भारत है, क्योंकि लगातार रेलवे के हिसाब से बहुत अच्छा काम हो रहा है। अगर देश में रेलवे स्टेशन की बात करें तो बहुत अच्छा सुधार हो रहा है, बहुत पेंटिंग्स, वहाँ की सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी हो रही है। तो वहाँ पे कैसा कौन कौन से और रेलवे स्टेशन है जहाँ पे सुधार होना है, उसके लेकर पिछले सालों का खर्चा क्या है, कौन सी वो लिस्ट है जिसमें ऐड किया गया है, तो इस बारे में जानकारी ये सांसद मांग रहे हैं। और अपने क्षेत्र से संबंधित तो मांगते ही हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर, झारखंड और मध्य प्रदेश जहाँ जहाँ से भी सांसद है, वहाँ की स्टेशन, अमृत स्टेशन की जानकारी मांगी है। तो सीधा जनता से जुड़ा हुआ और रेल यात्रियों से जुड़ा हुआ ये मामला है। इसके साथ ही रेल स्टॉपेजेस फॉर इम्प्रूविंग एक्सेसिबिलिटी, ये हेमंत विष्णु सावरा हैं, पालघर महाराष्ट्र से सांसद हैं। इनका सवाल है कि सभी सांसदों की मांग रहती है कि कई जगह जो सुपर फास्ट ट्रेनें हैं, जो एक्सप्रेस ट्रेन है, वो रुकती नहीं है, तो उनके स्टॉपेज स्टेशन के बारे में किया गया कि उसको रोका जाए। रेल मंत्रालय से लगातार ऐसे आग्रह आते रहते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके साथ ही ट्रेन एक्सीडेंट्स इन सदर्न रेलवे जोन, ये एक विपक्ष के सांसद है, उनका सवाल है कि जो दक्षिण रेलवे है वहाँ पे एक्सीडेंट की संख्या बढ़ रही है। तो वो पूछ रहे हैं कि जो दक्षिण रेलवे है वहाँ पे एक कवच सिस्टम, क्योंकि रेलवे कई जगह इसको लगा चुका है और जो रेल दुर्घटनाओं से इसमें बचाव भी होता है, तो ये जो आधुनिक मॉडर्न सिस्टम है ये कब लगेगा सदर्न रेलवे में और कहाँ कहाँ लग चुका है, उसकी जानकारी ये मांग रहे हैं। और इसके साथ ही इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क्स, योगेंद्र चंदोलिया और कमलेश जांगड़े जो हैं बीजेपी के दोनों सांसद हैं। जी जी जी, ये आपने बताया कि बहुत महत्व के प्रश्न हैं और 8 प्रश्न सबसे अधिक जो हैं रेल मंत्रालय से पूछे जाने वाले हैं। विधेयकों की बात करें तो कौन कौन से महत्वपूर्ण विधेयक हैं आज चर्चा के लिए? आज प्रतिबिंब बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है, क्योंकि ये परसों पेश हो गया था, इंट्रोड्यूस हो गया था बिल। और आज जो बिल लिस्टेड है वो द सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल 2025, जो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सुधार का ये बिल है। प्रतिबिंब बहुत महत्वपूर्ण बिल है। और इस बिल की जो प्रावधान है विशेष ये है कि निजी क्षेत्र की जो भारतीय कंपनियां हैं उनको भी भारत में परमाणु संयंत्र खोलने की अनुमति दी जाएगी। तो ये इस बिल का वो सारी चीजें हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में अभी तक जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है वो सारे सरकारी क्षेत्र के हैं। तो इसमें जो निजी क्षेत्र की भागीदारी है उसको ओपन किया जा रहा है, पर वो भारतीय कंपनियों के लिए है। और इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्लॉज ये है प्रतिबिंब के अगर इन संयंत्रों में कुछ नुकसान होता है, कुछ भी उसकी भरपाई सुनिश्चित की है इस बिल में। और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं कि 11 मिलियन से लेकर 330 मिलियन अमेरिकी डॉलर का फंड रेज करना पड़ेगा बीमा के लिए, उन कंपनियों को सुरक्षित रखना पड़ेगा अगर वहां पे कोई दुर्घटनाएं होती हैं। प्रतिबिंब ये जो बिल है, खास बात ये है कि 2070 तक जो भारत चाहता है कि नेट जीरो एमिशन हो, और उसके साथ ही जो 2047 तक देश ने लक्ष्य रखा है कि परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में ये 100 गीगावाट तक की जो क्षमता है परमाणु ऊर्जा की वो बढ़ जाए, तो उसके लिए ये बिल लाया गया है। और आज की अगर मैं अब तक की बात करूं, अब की स्थिति की, देश में सिर्फ 8.2 गीगावाट
इतनी परमाणु क्षमता ऊर्जा है अभी तक की। और उसके साथ दूसरा बिल, जैसा आपने बताया कल इंट्रोडक्शन में, उसके ऊपर बहुत शोर शराबा भी हुआ संसद में, जो मनरेगा का स्थान लेगा, वो बिल है, लिस्टेड है, द विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी बिल 2025। इस बिल में ही प्रतिबिंब जो है वो राम जी का नाम है। और कल जो है ग्रामीण विकास मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान ने जब इसको पेश किया तो उन्होंने कहा था कि गांधी जी जो है राम राज्य की बात करते हैं, गाँव के विकास की बात करते हैं, तो वो इस बिल में इंक्लूड किया गया है। हालांकि विपक्ष की तरफ से प्रियंका गांधी ने इसका विरोध किया, बाकी भी उन्होंने विरोध दिखाया। नियम 72 के अंतर्गत उन्होंने इंट्रोडक्शन में ही जो है वो विरोध दर्ज किया। धर्मेंद्र यादव ने भी समाजवादी पार्टी की तरफ से विरोध दर्ज किया। तो ये भी बिल लिस्टेड है, बहुत इंपॉर्टेंट बिल है और विपक्ष जो है इसका लगातार विरोध कर रहा है। हालांकि सरकार कह रही है कि जो महात्मा गांधी का जो मिशन था गांव को अपलिफ्ट करना और ग्रामीण क्षेत्रों को अपलिफ्ट करना और वहां पे जो विकास सुनिश्चित करना, वो इसमें है। और विशेष बात इसकी खास बिल की ये है कि 125 दिनों की गारंटी, जो काम के दिन है वो 125 दिनों की गारंटी इस बिल में है। तो ये इसमें नया है इसमें। और दूसरी बात ये है कि जो कुछ होना है इसमें रोजगार के क्षेत्र में, जो मनरेगा जैसा स्कीम चलती है उसमें राज्य सरकारों भी 10 से 40% राज्य सरकारों को खर्चा करना पड़ेगा। तो विपक्ष का यही आपत्ति है, यही विरोध है कि ये 10 से 40% जो राज्य सरकारों की बात इस बिल में है वो कहां से राज्य सरकारें आएंगी, क्योंकि उनकी वित्तीय जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है। तो वो कहा है कि उसके लिए फंड रखा गया है। हालांकि सरकार ने बहुत स्पष्टीकरण है और जब ये बिल चर्चा में आएगा तो इस पर और चर्चा होगी। प्रतिबिंब। पवन, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। पवन हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। इस बीच मुकेश कुमार चंद्रकांत दलाल जी, लोकसभा सांसद, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है। और राम नारायण श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश कुमार चंद्रकांत जी, विधेयक का नाम क्या होता है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि वो आम आदमी को, गरीब को, मजदूरों को, किसानों को कितना लाभान्वित करने वाला है। ये जो कल विधेयक लाया गया, गारंटी मिशन ग्रामीण विधेयक 2025, कितना महत्वपूर्ण है और जो शिकायत की गई है विपक्ष की ओर से वो कितनी सही है? विपक्ष का काम इश्यू खड़ा करना है। व्हाट इज देयर इन नेम इट इज सेड। बट महात्मा गांधी जी के नाम पे जितना शोरबोक और हंगामा कांग्रेस ने आज तक मचाया है, तो ये सरप्राइज की बात है। अपने जीवन में कभी भी महात्मा गांधी जी के आदर्शों का पालन नहीं किया। खुद विदेशी पहनते हैं, खादी का कभी उपयोग नहीं किया। जब मैंने पार्लियामेंट में पूछा कि आप कहाँ खादी पहनते हैं, तब राहुल गांधी ने बताया कि हाँ मैंने आज पहनी है। तो एक बार ज़िंदगी में खादी पहनी है। और ये जब विधायक आ रहा है जिसमें 125 दिन की गारंटी दी जा रही है, पेमेंट 15 दिन के बजाय 60 दिन में पेमेंट की है, और जिस किस्म से भ्रष्टाचार राज्य में हो रहा था कांग्रेस शासित और विपक्ष शासित राज्यों में, तो ये सब भ्रष्टाचार पे अभी थोड़ा थोड़ा इस पर प्रतिबंध लग जाएगा। और काफ़ी कंटेंट इसमें है जो रूरल डेवलपमेंट के लिए, लेबर वेलफेयर के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, इसमें काफ़ी सुलझाव किए गए हैं। मगर इनको ना सिर्फ हंगामा खड़ा करना है गांधी जी के नाम पे। गांधी जी को आदर्शों को, गांधी जी के रहने करने को, इनके नियमों को कभी अपने जीवन में उतारा है आपने कभी? जी हाँ, डॉक्टर सिकंदर कुमार, ये जो है मनरेगा के नाम से जो है ये जो है योजना चला करती थी और 100 दिन जो है लगभग काम दिया जाता था, उसकी गारंटी दी जाती थी। अब वो बढ़ाकर 125 दिन दे दी गई है। ये तो बेहतरी के लिए है, उसके बावजूद भी विपक्ष की आपत्तियाँ किस प्रकार की हैं? धन्यवाद प्रतिबिंब जी। ये जो विकसित भारत रोजगार अधिनियम संसद सत्र में लाया गया है, ये स्वागत योग्य है। और मैं ये समझता हूँ कि जो 100 से 125 दिन किए गए हैं ये भी स्वागत करना चाहिए, लेकिन विपक्ष को केवल नामात्र विरोध करना है। जो भी विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के लिए संकल्प हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि वो संकल्प जो है वो अकेले नहीं पूरा सकता, लेकिन जो हमारे देश में पहले जो गलत काम हुए हैं, जो भ्रष्टाचार इस जो अधिनियम के पहले हुआ है, जो रोजगार गारंटी के नाम, मनरेगा के नाम पर, उन सब को जो है, उन खामियों को दूर कर कर जो है वो अधिनियम लाया गया है और लोगों की बेहतरी के लिए है। इस देश में जो विकसित भारत का संकल्प है उसको पूर्ण करने के लिए है।
जी हाँ, और रामनारायण जी, ये जो शायद आपत्ति जो है राम का नाम आ रहा है इस विधेयक में, उसको लेकर भी है शायद, लेकिन वो राम का नाम तब आता है जब इसको शॉर्ट किया जाता है। अगर पूरा नाम पढ़ा जाता है इस विधेयक का तो उस तरीके से नहीं है। क्या ये बात सही है? ये राम का नाम जो आया है ये शॉर्ट फॉर्म में आया, सही बात है, लेकिन सरकार ने जो बिल जो रखा है अपनी सूची में रखा है उसमें हिंदी में साफ लिखा हुआ जी राम जी। तो जो मैसेज जाता है वो विपक्ष को ज़्यादा उससे ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि वो सेकुलरिज्म में ज़्यादा विश्वास करते हैं, बोलता है राम जी नहीं आना चाहिए। हालांकि विषय जो बिल की विषय वस्तु है वो पूरी तरह अलग है। नाम में जाना चाहिए, महात्मा गांधी नाम हो, नेहरू नाम हो या जी राम जी नाम हो, नाम में कह रहा तो नाम पे आपत्ति कभी होती नहीं। तो जब राम नेहरू और गांधी के नाम पे आपत्ति नहीं तो राम के नाम पे आपत्ति क्यों होना चाहिए? लेकिन विपक्ष के अपने तर्क हैं। लेकिन सबसे बड़ा विपक्ष का जो कहना है कि इसमें राज्यों पर बोझ बढ़ेगा, क्योंकि केंद्र की जो भागीदारी अभी 90-10 का पैटर्न है, 90% धनराशि केंद्र की, 10 राज्य की, अब वो 40-60 में आ जाएगा, तो उससे राज्यों पर दबाव बढ़ेगा। हालांकि केंद्र ने इसमें इसके बजाय 100 से 125 दिन किया हुआ है, 15 दिन के रोजगार न मिलने पर बेरोजगार भत्ता देने की बात कही गई है, और इसमें कई ऐसे प्रावधान किए गए जिससे कि जो भ्रष्टाचारी शिकायतें आती थी उन पे अंकुश लगेगा। राज्यों की भागीदारी बढ़ेगी तो राज्यों की जवाबदेही भी बढ़ेगी। अभी क्या होता है, केंद्र प्राय तो इतना राज्य भागीदारी ज़्यादा अपने इंटरेस्ट लेते नहीं है और करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो उसी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने इस तरह के प्रावधान किए हैं। जी हाँ, सीधा रुख कर लेते हैं अपनी सहयोगी कृति मिश्रा का। राज्यसभा में क्या कुछ एजेंडा रहने वाला है उसकी जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। कृति, स्वागत है आपका। और कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा आखिरकार उस संपन्न हो गई। चर्चा बहुत महत्वपूर्ण रही, और आज के एजेंडे की बात करें तो क्या कुछ महत्वपूर्ण रहने वाला है सदन के भीतर? जी हाँ प्रतिबिंब, सबसे पहले हम बात करते हैं राज्यसभा के फॉर्मल बिजनेस की। तो कुछ बेहद महत्वपूर्ण रिपोर्ट आएंगी स्टैंडिंग कमेटी की। सबसे पहले अगर नजर डाला जाए तो स्टैंडिंग कमेटी ऑन कोल, स्टील एंड माइंस, उसकी रिपोर्ट आएगी कि मिनरल्स और मेटल्स में भारत कैसे सेल्फ रिलायंट हो सकता है। इसके अलावा एक्शन टेकन रिपोर्ट ऑन द रिकमेंडेशंस एंड ऑब्जर्वेशंस ऑफ द कमिटी ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड। इसके अलावा अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें तो रिपोर्ट ऑन एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, उनकी बेहद ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आएगी कि किस तरह से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में औरतों की सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर की जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में रीजनल रैपिड ट्रांजिट के ऊपर एक रिपोर्ट आएगी। साथ ही साथ रिपोर्ट्स आएंगी और मंत्रालयों से रिलेटेड भी, और जो बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उनके एम्पावरमेंट के लिए जो कमिटीज़ हैं उनकी भी रिपोर्ट्स आएंगी। इसके अलावा अगर हम और फॉर्मल बिजनेस की बात करें तो अन्नपूर्णा देवी जो मिनिस्टर हैं वो स्टेटमेंट ले करेंगी कि किस तरह से स्टेटस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन रहा है, जो भी रिकमेंडेशंस और ऑब्जर्वेशंस रहे हैं कमेटी के, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स फॉर मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अगर हम प्रश्नकाल की बात करें तो बेहद महत्वपूर्ण 8 सवाल पूछे जाएंगे। और अगर हम मंत्रालयों की बात करें तो कोऑपरेशन मंत्रालय, इसके साथ एजुकेशन, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग, पंचायती राज, होम अफेयर्स, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ट्राइबल अफेयर्स, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इन सभी मंत्रालयों से सवाल पूछे जाएंगे। और अगर कुछ सवालों पर नज़र डालें तो किस तरह से एनरोलमेंट कम हो रहा है स्कूल्स में, इस पर सवाल पूछा जाएगा। जो टीचर्स की वैकेंसीज है उसको भरने के लिए सरकार क्या कर रही है, स्कूल लेवल पर एआई एजुकेशन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी पूछा जाएगा कि किस तरह से स्किलिंग और अपस्किलिंग और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके बाद अगर हम गवर्नमेंट बिजनेस और गवर्नमेंट एजेंडे की बात करें तो देखिए पोस्ट लंच सेशन में बेहद महत्वपूर्ण बिल आज लिस्टेड है राज्यसभा में, रिपीलिंग और अमेंडिंग बिल 2025। देखिए प्रतिबिंब, कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जिनकी प्रासंगिकता, रेलेवेंस आज की डेट में बिल्कुल नहीं है। महज अगर हम आज के बिल की बात करें तो जो रिपील करना चाहता है ये बिल 1888 का ट्रांसवे बिल, शुगर लेवी प्राइस इक्वलाइजेशन बिल, जिनकी आज के डेट में बिल्कुल रेलेवेंस नहीं है। तो अगर हम 2014 से लेकर आज तक की बात करें तो सरकार ने 1500 से ज़्यादा ऐसे ऑब्सोलीट बिल्स रिपील कर दिए हैं जिनका रेलेवेंस आज के ज़माने में नहीं है। और अगर हम आज इस बिल की बात करें, रिपीलिंग अमेंडिंग बिल 2025, इसमें तकरीबन 71 जो एक्ट्स हैं उनको रिपील किया जाएगा, जिसमें 65 अमेंडमेंट एक्ट्स हैं और साथ ही साथ 6 प्रिंसिपल एक्ट्स हैं। सरकार का लगातार फोकस रहा है कि किस तरह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग इंश्योर किया जाए, और 40,000 से ज़्यादा कंप्लायंस बर्डन कम किया गया है। तो ये ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण बिल आज राज्यसभा में। प्रतिबिंब।
जी हाँ, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कृति मिश्रा हमारी सहयोगी जानकारी दे रही थी। सदन के भीतर क्या कुछ रहने वाला है, ये निरसन और संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा के भीतर कल पास हो चुका है डॉक्टर सिकंदर कुमार, और आज राज्यसभा में इस पर चर्चा होगी। और हम देखा कि 100 से ज़्यादा ऐसे कानून हैं जो अंग्रेज़ों के ज़माने के चल रहे थे, जिनका कोई महत्व नहीं था, लादे गए थे, जो है उनको निरस्त करने का प्रयास किया गया है इस सरकार के द्वारा। और अब ये निरसन और संशोधन विधेयक 2025 जो है लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में चर्चा होने वाली, कितना महत्वपूर्ण? मैं समझता हूँ कि आज के समय में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है। रिपीलिंग एंड अमेंडमेंट बिल जो आज राज्यसभा में पेश होना है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो बहुत से ऐसे कानून थे जिनका कोई रेलेवेंस जो है वो आज देश के लिए नहीं है, और उसी दृष्टि से ये जो आज बिल राज्यसभा में लाया गया है इसका मैं स्वागत करता हूं, और मोदी सरकार को बधाई भी देता हूं कि जो उसमें की रिक्वायरमेंट थी आज जो है देश बदल गया है, और आज की दृष्टि से जो ये कानून बनाया गया है और जो इररेलेवेंस जो कानून थे उनको ख़त्म करके आज एक देश की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो आज ये बिल लाया गया है मैं उसका स्वागत करता हूँ। ये एक लंबे समय तक मुकेश कुमार जी जो जिनकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी थी, एक तरीके से बोझ बन चुके थे जो कानून, वो लगातार क्यों चलते रहे? आज़ादी के लगभग 7 दशक से ज़्यादा समय तक उस पर ध्यान नहीं दिया गया पहले? This is very important question you have asked to me. They have done nothing except corruption. They have not focused on such important thing which is quite essential for ease of doing business and ease of life. I knew Honorable Prime Minister expressed his view in NDA meeting. In public he told that the Jan Vishwas Committee is right now in progress, and be the report placed in the Parliament very quickly so as to remove as many as clauses possible which are not essential in the present context. ये लोग ने 5-7 साल डिकेड तक काम किया, राज किया देश पे, और इनको ये समझ में नहीं आया कि कौन से कानून देश में कितने उपयोगी है। इनको डिलीट करने का काम इन्होंने नहीं किया क्योंकि इनको ये चीज़ में रस ही नहीं है कि देश अच्छी तरह से चले, पब लोगों की लाइफ अच्छी तरह से चले, और ईज ऑफ लिविंग के लिए, ईज ऑफ बिजनेस के लिए लोगों को सुविधाएं मिले। इनको प्रायोरिटी नहीं दी है। इनकी प्रायोरिटी में सिर्फ और सिर्फ करप्शन था और देश को बांटना था, सांप्रदायिक ताकतों को बल देना था, बस वही काम उन्होंने किया है। जी हाँ, रामनारायण जी, जो है प्रोडक्टिविटी देखें तो लगातार बढ़ रही है। सदन की कार्रवाई पहले 2 दिन थोड़ी सी बाधित रही, उसके बाद जो है कामकाज जो है सुचारू रूप से चल रहा है, प्रश्नकाल भी हो रहा है, शून्यकाल भी चल रहा है, और विधेयक भी जो है पेश किए जा रहे हैं और पारित भी हो रहे हैं। कल एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा संपन्न हुई है राज्यसभा के भीतर चुनाव सुधारों को लेकर, और चुनाव सुधारों को लेकर जो ईवीएम को लेकर बार बार जो है गुमराह करने का प्रयास किया जाता रहा है विपक्ष की तरफ से, उस पर जो है बहुत जोर देकर जवाब दिया है माननीय मंत्री जी ने। देखिए, चुनाव सुधारों को लेकर दोनों सदनों ने चर्चा की है, लोकसभा ने की, राज्यसभा ने की, और सरकार ने साफ किया है कि जिस तरह के सवाल विपक्ष के द्वारा खड़े किए जा रहे हैं वो पूरी तरह राजनीति से प्रेरित हैं। उनसे कोई चुनाव आयोग पर या चुनाव सुधारों की प्रक्रिया बाधित नहीं हो रही है, और इसके तथ्यों के साथ, डाटा के साथ उन्होंने सरकार ने बात रखी है। विपक्ष की अपनी समस्याएं थी, इन्होंने इसको इशू बनाया हुआ था, उसको वो पॉलिटिकल इशू बना रहे हैं, पब्लिक में सुना रहे हैं, इसलिए वो इस मुद्दे को ज़्यादा जोर दे रहे हैं बजाय इसके कि इसमें तथ्य कितने पीछे हैं। सरकार का साफ कहना है कि ईवीएम को लेकर के कई बार उसके परीक्षण किया जा चुके हैं, कई लोगों को बुलाया जा चुका है, हैक करके दिखाइए, बहुत सारी उस प्रक्रियाएं, टेक्निकल चीज़ें की गई हैं, लेकिन कभी भी उसके ऊपर सवाल नहीं उठे हैं। और ईवीएम लाने की शुरुआत तो कांग्रेस के सरकारों के समय में हुई थी, तब सही थी, तब से आते हुए सवाल नहीं उठे, लेकिन अब जब नतीजे विपक्ष के खिलाफ जाते हैं तो ईवीएम मुद्दा बनता है, उस पक्ष में जाते तो ईवीएम मुद्दा नहीं बनता। तो कहीं ना कहीं पूरा मुद्दा राजनीति से प्रेरित रहा, और सरकार ने उसी हिसाब से जवाब दिया है और तथ्यों के साथ किया कि जो मुद्दे हैं उनको आप राजनीति में न घसीटें, और चुनाव आयोग जैसी संस्था उसको आप राजनीतिकरण मत करें। लेकिन डॉक्टर सिकंदर, विपक्ष का तो ये भी कहना है कि एसआईआर कराने का कोई अधिकार ही नहीं है, कानूनी अधिकार ही नहीं है चुनाव आयोग के पास। मैं समझता हूँ कि उनको अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। इससे पहले कितने बार जो है वो
SIR जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोटर लिस्ट का हुआ है और कांग्रेस के समय में हुआ है, हमारे समय में तो अभी ये हुआ है। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आती है कि वो विरोध किस बात का कर रहे हैं। और कुल मिला के जो चर्चा लोकसभा और राज्यसभा में हुई है उसका नतीजा यही निकलता है कि ये एक ही बात का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जो इनकी ज़मीन थी वो खिसक रही है और इसीलिए इसका जो है विरोध कर रहे हैं। और इसमें जो है वो समय समय पर जो वोटर लिस्ट है उसका शुद्धिकरण जो है वो होता रहा है। इनके समय में ज़्यादातर हुआ है, 99% इनके समय में हुआ है। और इसमें जो है वो अभी जो हो रहा है उससे आपत्ति मुझे लगता है कि कोई होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति का यहाँ वोट नहीं है एक जगह पे, दूसरी जगह जाकर जो है उसका वोट बनेगा, डबल वोट नहीं बनेगा। और जो देश के नागरिक नहीं है उनका वोट नहीं होना चाहिए, जो इस संसार में नहीं है उनका वोट नहीं होना चाहिए, तो इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, अगर बात करें लोकसभा की मुकेश कुमार जी, तो बीमा विधि संशोधन विधेयक 2025 कल पारित हो गया है। इसको लेकर भी आपत्तियां थी विपक्ष की सदन के भीतर। अब ये इतना अच्छा बिल आया, इतना अच्छा सुधार करके बिल आया, तो they are raising unnecessary issues of 100% FDI in insurance sector. But when some companies are coming and when FDI inflow is increasing in the country, it will generate more and more employment in the country. और इनके काफ़ी रूल्स और रेगुलेशन फ्रेमवर्क पे बनाए गए हैं जिनके अंडर एक कंपनियों को फंक्शन करना होगा। इन्होंने बीमा एजेंट के इश्यू को खड़ा किया, मगर एजेंट का इंटरेस्ट बिल्कुल प्रोटेक्टेड है। कल भी मिनिस्टर ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने, she told very bluntly and very plainly that we respect the insurance agents and their interest will be 100% protected. But they don't want to see that the nation develops in some segment. And we know Communist Party's ideology where they stand, Socialist ideology where do they stand. पर ये लोग नहीं चाहते कि देश में अच्छा सा सुलझाव हो, अच्छी कंपनियाँ, डेटा इनका टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए, इंश्योरेंस में नई नई प्रोडक्ट आए और जो कंपटीशन ज़्यादा होगी तो इनका प्रीमियम और काफ़ी क्षेत्र में कंपटीशन होने के कारण मुझे लगता है कि आगे देश की प्रजा को अच्छे प्रीमियम में अच्छी पॉलिसी मिलेगी। क्या माना जाए राम नारायण जी की जो एकाधिकार है LIC का, उस पर भी कोई खतरा आएगा? आम लोगों के हित में है या उसको लेकर कैसे आप देखते हैं? देखिए, बीमा कंपनी जितनी ज़्यादा होंगी, जितना कंपटीशन होगा, उतना ही व्यक्ति को, आम आदमी को लाभ मिलेगा। मोनोपोली पर असर नहीं पड़ता। LIC बहुत बड़ी कंपनी है, उसका बहुत बड़ा दायरा है, उससे बहुत असर नहीं पड़ना। लेकिन एक ही कंपनी पूरे देश को नहीं चला सकती, इतना बड़ा देश इसमें। और दूसरी बात क्या है कि बीमा सुधार जो हैं वो व्यापक रूप से कहीं न कहीं देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। लोगों को सुविधा देना है, लोगों को उनको भरोसा दिलाना, उनके जीवन को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, और देश की अर्थव्यवस्था में ज़्यादा निवेश आएगा, ज़्यादा रोजगार मिलेगा, ज़्यादा भरोसा बढ़ेगा। तो समग्र रूप से देखा जाए तो किसी की मोनोपोली पे इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। प्रतिस्पर्धा बढ़ने से कंपनियों को भी ज़्यादा उनकी कार्यदक्षता बढ़ेगी और लोगों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। डॉक्टर सिकंदर, आप भी मानते हैं कि अगर मोनोपोली जो है टूटती है किसी की, या फिर जो है ज़्यादा बीमा कंपनियां बाज़ार में उतरती हैं, तो आम लोगों के लिए वो फ़ायदेमंद है, क्योंकि एक स्वस्थ जो है कंपटीशन शुरू होगा और उस कंपटीशन का सीधे तौर पर लाभ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें, ज़्यादा से ज़्यादा छूट और जो है सुविधाएं देने का प्रयास करेंगी बीमा कंपनियां। जी प्रतिबिंब जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि अगर कंपटीशन होगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो देश को और समाज को और लोगों को लाभ होगा। एकाधिकार जो है वो किसी भी कीमत पर जो है वो लोगों का हित नहीं कर सकता। इसलिए जो ये विधेयक लाया गया, बीमा विधेयक लाया गया है, इसमें लोगों का जो हित देखकर ही ये विधेयक लाया गया है और लोगों को मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। जी हाँ, और इसके अलावा गारंटी मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 पेश किया गया है और मनरेगा की जगह लेगा, उसको लेकर तो कुछ ज़्यादा ही शोर शराबा हो गया है और सदन के भीतर और बाहर जो है विपक्ष इसको एक इशू बना रहा है। मुकेश जी। जी, ये गारंटी मिशन जो मनरेगा की जगह लेने वाला है, जो विधेयक पेश किया गया है, वो कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको लेकर अपनी अलग अलग आपत्तियां दर्ज करा रहा है विपक्ष। जैसे साहब ने बताया कि इनको तकलीफ क्या कि इनकी जो लीकेजिस है, लीकेजिस बंद होने वाली है। जो 90-100 का पहले प्रपोजल था, 60-40 कंट्रीब्यूशन सेंटर और स्टेट हो जाएगा। तो इसके कारण इनके जो कटकी है
वो कटकी में बहुत फर्क पड़ने वाला है। और ये लोग नहीं चाहते हैं कि ग्रामजनों को, गरीबों को 100 की जगह 125 दिन रोजगारी मिले, ये लोग नहीं चाहते हैं। गरीब गरीब रहे, मजदूर को ज़्यादा दिन रोजी नहीं मिले, ताकि ये गरीब का गरीब रहे, ये लोग यही चाहते हैं। और यही वजह है कि ये लोग इन द हाउस एंड आउट ऑफ द हाउस दे आर क्रिएटिंग सो मच ऑफ चाओस। और नेगेटिव इनके प्रोपेगेंडे से कुछ होने वाला नहीं है। देश की प्रजाएं समझ चुकी है कि मनरेगा की जगह ये जो नया बिल जी राम जी आ रहा है, इनको नाम से तकलीफ है, इनके काम से, इनके कंटेंट से इनको कोई लेना देना नहीं है। जी हाँ, नाम से तकलीफ है। और अगर बात करें राज्यसभा की डॉक्टर सिकंदर, तो जो है एक्शन टेकन रिपोर्ट्स भी जो है आज रखी जाने वाली है सदन के भीतर, और महिला सशक्तिकरण को लेकर बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट भी रखी जाने वाली है। और महिला सशक्तिकरण को लेकर तो एक विधेयक लाया गया था और विधेयक कानून का रूप ले चुका है, और भागीदारी जो है संसद में और जो है विधानसभाओं में महिलाओं की बढ़ जाएगी उस कानून के माध्यम से। तो सरकार इस संदर्भ में बहुत प्रयास कर रही है। इस विशेष रूप से इस रिपोर्ट की बात करें तो महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या कुछ होने वाला है? मैं बधाई देना चाहता हूं मोदी जी को कि आज तक विपक्ष ने इसके नाम पर राजनीति की। एक सदन से पास करवाकर अगर वो चाहते, सचमुच महिलाओं का हित चाहते, तो वो काफ़ी समय पहले इसको पास करवा सकते थे। लेकिन आज मोदी सरकार ने नई पार्लियामेंट में सबसे पहले विधेयक जो है वो नारी शक्ति अधिनियम विधेयक जो है वो पास करवाया। इससे ये झलकता है कि मोदी सरकार सचमुच में महिलाओं को के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है, और बहुत सी योजनाएं जो है वो महिलाओं को आगे ले जाने के लिए जो है वो मोदी सरकार ने शुरू की हैं। और इसमें 33% जब लोकसभा और राज्यसभा में आने वाले समय में आप देखेंगे तो सचमुच में अगर महिलाओं का सशक्तिकरण किसी के समय में होगा तो ये पिछले दशक में और मोदी सरकार में होगा। प्रश्नकाल बहुत महत्व का विषय रहता है सदन के भीतर, और जो है आम सहमति भी है सत्ता पक्ष और विपक्ष के भीतर की प्रश्नकाल और शून्यकाल बाधित नहीं होना चाहिए, लेकिन कई बार बाधित हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस सत्र में प्रश्नकाल जो है सुचारू रूप से चल रहा है और जनप्रतिनिधि, माननीय सांसद अपने प्रश्न जो है पूछ पा रहे हैं। तो आज रेलवे सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। अगर लोकसभा की बात की जाए, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत कितने स्टेशंस बनाए गए हैं, राज्यवार क्या स्थिति है, और रेल के अतिरिक्त स्टॉपेज से जुड़ा हुआ भी प्रश्न पूछा जाने वाला है। किस तरीके से देखते हैं रेल विस्तार को इस सरकार के कार्यकाल में, और क्या कुछ नया हो रहा है? मुकेश जी। देखिए, रेलवे इज हाईएस्ट जॉब प्रोवाइडर इन द कंट्री, और रेलवे से ना सिर्फ आर्थिक इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है मगर सोशल डेवलपमेंट में लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ती है। और पिछले 10 सालों में रेल ने जो आदरणीय वडाप्रधान नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में, और जिस हिसाब से आदरणीय रेल मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी जो काम कर रहे हैं, आज रेलवे एक नई हाइट पे पहुंच चुका है। अमृत भारत स्टेशन की योजनाएं काफ़ी जगह पे चल रही है, और मेरे यहाँ भी, मेरे सूरत में भी अमृत भारत की योजना हेठल हमारा सूरत रेलवे स्टेशन बन रहा है, और हमारे गुजरात में भी काफ़ी स्टेशन दिए गए हैं, पूरे देश में दिए गए हैं। और किसने सोचा था कि इतनी बड़ी क्वांटम में रेलवे स्टेशन को खड़ा किया जाएगा, रेलवे स्टेशन को नया लुक दिया जाएगा। जो जिस हिसाब से वंदे भारत, अमृत भारत जो सब ट्रेन चल रही है, और ये जो लोग फॉरेन से आते हैं NRI, वो वंदे भारत ट्रेन को देख के ताज्जुब में पड़ जाते हैं कि हमारे USA में, UK में ऐसी ट्रेन नहीं है कि जो ग्लास इस पर रखने के बाद हिलता भी नहीं है पानी का ग्लास। तो ये प्रकार की स्थिति पूरे रेलवे नेटवर्क ने की है। गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी बढ़ गई है, डेडिकेटेड रेल कॉरिडोर पर खड़ा किया जा रहा है। अहमदाबाद से मुंबई का बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट अंडर प्रोग्रेस है, जो मोदी जी अभी 15-20 दिन पहले सूरत के पास नज़दीक में देख के गए हैं। तो कुल मिला के रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर देश में खड़ा किया जा रहा है, मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद ये लोग ने कभी भी सोचा नहीं होगा, सपने में भी सोचा नहीं होगा कि मोदी जी आएंगे और देश की रेलवे की काया पलट करके जाएंगे। चलिए, आप दोनों माननीय सांसदों को, मुकेश जी आपको और डॉक्टर सिकंदर आपको सदन की कार्रवाई में सम्मिलित होने के लिए जाना होगा, और रामनारायण जी आपको सदन की कार्रवाई की कवरेज करनी होगी। आप तीनों ने जो है समय निकाला और चर्चा में हिस्सा लिया। तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
जी हां, नजर डाल लेते हैं दोनों सदनों में आज के सूचीबद्ध कार्यों के बारे में। लोकसभा में आज 2 बिल विचार तथा पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं, तो वहीं राज्यसभा में एक बिल पर विचार किया जाएगा और उसे पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित किया जाएगा। ये जानते हैं लोकसभा में आज के विधायी कार्यों के बारे में। लोकसभा में आज विनियोग संख्या 4 विधेयक 2025 के बारे में राज्यसभा से प्राप्त सूचना सदन को दी जाएगी। परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भारत के रूपांतरण के लिए नाभिकीय ऊर्जा का संधारणीय दोहन और अभिवर्धन विधेयक 2025 को विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज लोकसभा में विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण VBG रामजी विकसित भारत जी रामजी विधेयक 2025 विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्ताव करेंगे। ये विधेयक मनरेगा की जगह लेगा, जिसमें 125 दिनों के काम की गारंटी होगी। VBG रामजी अधिनियम के लागू होने की तारीख से 6 महीने के भीतर राज्यों को नए कानून के प्रावधानों के अनुरूप एक योजना बनानी होगी। राज्यसभा में आज विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल निरसन और संशोधन विधेयक 2025 को विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगे। लोकसभा की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी। आइए जानते हैं आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान किन किन मंत्रालयों से संबंधित कौन से तारांकित प्रश्न पूछे जाएंगे। मयूरभंज ओडिशा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद नवचरण माझी रेल मंत्री से अमृत भारत स्टेशन योजना से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत अब तक राज्यवार खासकर जम्मू और कश्मीर और झारखंड राज्यों में और शहडोल और सीधी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुमोदित स्टेशनों का ब्यौरा किया है। पालघर महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर हेमंत विष्णु सावरा रेल मंत्री से पूछेंगे कि क्या सरकार यात्रियों के लिए पहुंच में सुधार करने और यात्रा को आसान बनाने के मकसद से जनता की मांग और ऑपरेशनल सुविधा के आधार पर अतिरिक्त स्टॉपेज दे रही है। यदि ऐसा है तो विवरण क्या है। उज्जैन मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनिल फिरोजिया कोयला मंत्री से कोयला गैसीकरण और कोयला से रसायन परियोजनाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे और जानना चाहेंगे कि देश में चल रहे और प्रस्तावित कोल गैसिफिकेशन और कोल टू केमिकल प्रोजेक्ट्स की मौजूदा स्थिति का ब्यौरा क्या है और इन्हें कार्यशील बनाने की संभावित समय सीमा क्या है। सुपौल बिहार से जनता दल यूनाइटेड के सांसद दिलेश्वर कामैत संचार मंत्री से भारत टेलीकॉम 2025 से जुड़ा प्रश्न करेंगे। भारत टेलीकॉम 2025 के मुख्य उद्देश्य और अपेक्षित परिणाम क्या हैं। मई 2014 से ग्रामीण क्षेत्रों और ग्रामीण स्तर पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं और भारत टेलीकॉम 2025 के तहत अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी की प्रकृति और गुंजाइश क्या है। मालदा उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद खगेन मुर्मू कोयला मंत्री से जानना चाहेंगे कि कोयला इंडिया लिमिटेड, सिंगारेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड और नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड द्वारा लागू किया जा रहा फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की वर्तमान में प्रोजेक्ट वाइज प्रगति क्या है और इसके पूरा होने की स्थिति का ब्यौरा क्या है। चेन्नई उत्तर तमिलनाडु से डीएमके सांसद डॉक्टर कलानिधि वीरास्वामी रेल मंत्री से प्रश्न करेंगे कि क्या पिछले 3 वर्षों में दक्षिणी रेलवे जोन खासकर तमिलनाडु में ट्रेन दुर्घटनाओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। यदि ऐसा है तो ऐसी दुर्घटनाओं का विवरण, हताहतों की संख्या, इन दुर्घटनाओं के कारण और इनसे प्रभावित मार्गों का ब्यौरा क्या है। कैराना उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा चौधरी अल्पसंख्यक कार्य मंत्री से जानना चाहेंगे कि पिछले 5 सालों के दौरान प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत खर्च और बजट आवंटन का वर्षवार और राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार खासकर उत्तर प्रदेश के लिए ब्यौरा क्या है। पिछले 5 वर्षों के दौरान PMJVK के तहत मंजूर, पूरी की गई और चल रही परियोजनाओं का राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार और श्रेणीवार ब्यौरा क्या है।
शिरूर महाराष्ट्र से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के सांसद डॉक्टर अमोल राम सिंह कोल्हे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री से प्रश्न करेंगे कि क्या सरकार ने पुणे जिले में डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित करने के मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर योजना अथवा किसी अन्य पहल के अंतर्गत कोई विशिष्ट योजना तैयार की है। उत्तर पश्चिम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के सांसद योगेंद्र चांदोलिया रेल मंत्री से जानना चाहेंगे कि आज की तारीख में ब्रॉड गेज नेटवर्क के इलेक्ट्रिफिकेशन की कुल लंबाई मंडलवार, जोनवार और राज्यवार खासकर बिहार, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में कितनी है। किन किन राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और रेलवे जोन ने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और जिन्हें अभी इलेक्ट्रिफिकेशन का लक्ष्य प्राप्त करना है उनके डिवीजन वार, जोन वार और राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार नाम क्या हैं। सहारनपुर उत्तर प्रदेश से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद रेल मंत्री से जानना चाहेंगे कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई रेल कौशल विकास योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में ट्रेनिंग सेंटरों की संख्या का ब्यौरा क्या है और उपरोक्त योजना के तहत सहारनपुर में तकनीकी ट्रेनिंग देकर कितने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया गया है। रायगढ़ महाराष्ट्र से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सांसद सुनील दत्तात्रेय तटकरे प्रधानमंत्री से देश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र और परियोजनाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे और जानना चाहेंगे कि देश में मौजूदा न्यूक्लियर पावर प्लांट की संख्या और ब्यौरा क्या है और उनकी सकल क्षमता कितनी है और अधिकतम भरोसेमंद बिजली उत्पादन अथवा अधिकतम निरंतर क्षमता कितनी है। निर्माणाधीन न्यूक्लियर पावर प्लांट की संख्या और ब्यौरा क्या है और न्यूक्लियर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए क्या पहल की गई है। कटापा आंध्र प्रदेश के युवा जन श्रमिक रायतू कांग्रेस पार्टी के सांसद YS अविनाश रेड्डी कोयला मंत्री से प्रश्न करेंगे कि क्या विश्व स्तर पर कोयले के 5वें सबसे बड़े भंडार के साथ भारत में पास 12 से ज्यादा राज्यों में कोल बेड मीथेन की खोज और उत्पादन की महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं। यदि है तो देश में कोल बेड मीथेन का उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं। शिलांग मेघालय से वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी के सांसद डॉक्टर रिकी जे सिंह कोर खान मंत्री से जानना चाहेंगे कि क्या जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मेघालय राज्य की मिनरल मैपिंग पूरी कर ली है। यदि हाँ तो पहचाने गए मुख्य खनिज संसाधनों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य में टिकाऊ और वैज्ञानिक खनन तरीकों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है। मैसूर कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी के सांसद यदुवीर वाडियार नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री से पूछेंगे कि कर्नाटक में मैसूर जैसे शहरी केंद्रों और कोडागू जिले में ग्रामीण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने सहित प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के कार्यान्वयन की प्रगति क्या है। तिरुपति आंध्र प्रदेश से युवा जन श्रमिक रायतू कांग्रेस पार्टी के सांसद मडिल्ला गुरुमूर्ति रेल मंत्री से पूछेंगे कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विशेष रूप से तिरुपति लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मौजूदा रोड अंडर ब्रिज के कारण हल्की से मध्य वर्ष 1 के दौरान भी बार बार जलभराव हो रहा है, जिससे वो पैदल चलने वालों, गाड़ियों और जानवरों के लिए खतरनाक हो जाते हैं। और जानते हैं राज्यसभा में पूछे जाने वाले आज के प्रश्नों के बारे में। ओडिशा से बीजू जनता दल की सांसद सुलता देव का प्रश्न शिक्षा मंत्रालय से। उनका प्रश्न है कि क्या मंत्रालय के पास ओडिशा राज्य में विकलांग बच्चों के लिए संसाधन केंद्र और समावेशी स्कूल सहित राज्य विशेष शिक्षा कार्यक्रम लागू करने का प्रस्ताव है। यदि है तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है। झारखंड से भारतीय जनता पार्टी के सांसद आदित्य प्रसाद का प्रश्न सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से मल्टीलेन फ्री फ्लो टोलिंग पायलट परियोजनाओं की वर्तमान प्रगति का ब्यौरा क्या है। जम्मू कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद सतपाल शर्मा का प्रश्न सहकारिता मंत्रालय से वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही में राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड द्वारा प्राप्त निर्यात आदेशों का मूल्य और
रचना क्या है। उच्च गुणवत्ता वाले भारतीय सहकारी उत्पादों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए NCEL सामान्य ब्रांडिंग रणनीति का उपयोग किस प्रकार कर रहा है। राजस्थान से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद नीरज डांगी का प्रश्न। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान अप्रेंटिसशिप और ऑन द जॉब ट्रेनिंग कार्यक्रमों के अंतर्गत कितने युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। सरकार द्वारा जिन राज्यों में गति धीमी है वहां कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रायगा कृष्णैया का प्रश्न जनजातीय कार्य मंत्रालय से। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में स्थापित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का ब्यौरा क्या है। क्या मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के उन सभी ब्लॉकों को शामिल किया है जो EMRS की स्थापना के मानदंड को पूरा करते हैं। आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सांसद साना सतीश बाबू का प्रश्न गृह मंत्रालय से। पिछले 3 वर्षों में आंध्र प्रदेश राज्य में निर्माण, रखरखाव और उन्नयन सहित बहुउद्देशीय चक्रवात आश्रय स्थल के लिए आवंटित, जारी की गई और उपयोग की गई कुल निधि का जिलावार ब्यौरा क्या है। संसद में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए आगे, बने रहिए संसद टीवी के साथ, क्योंकि थोड़ी देर में आपको लेकर चलेंगे और दिखाएंगे राज्यसभा और लोकसभा की आज की सीधी कार्रवाई। नमस्कार।